नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी वीडियो में। और हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन 1 है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन 2 है कक्षा में शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 4 है पाठ्यक्रम को समय पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन 1 सही है। अगला सवाल है हमारा प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन 1 है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऑप्शन 2 है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ऑप्शन 3 है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हो जो दिन के समय किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन 4 है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। तो 2 का हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सही है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हैं और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हो। राइट आंसर है। समृद्ध शिक्षा को ये प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन 1 है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ऑप्शन 2 है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन 3 है वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखती है। ऑप्शन 4 है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो 3 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खाली स्थान से प्राप्त की है। ऑप्शन 1 है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन 2 है मानवतावाद। ऑप्शन 3 है व्यवहारवाद। ऑप्शन 4 है रचनावाद। तो 4 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 रचनावाद जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ऑप्शन 1 है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन 2 है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ऑप्शन 3 है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन 4 है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो 5 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए यदि प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों को हम प्रेरित समझ सकते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 2 है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन 3 है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन 4 है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो 6 का जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन 1, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इससे बच्चों में अधिगम में सुधार में सबसे अधिक उपयुक्त ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है। ऑप्शन 1 है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। ऑप्शन 2 है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन 3 है चुप्पी साधे रखने के लिए। ऑप्शन 4 है शिक्षकों को निर्देश देने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8,
आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन 2 है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन 3 है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन 4 है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो 8 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? ऑप्शन 1 है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन 2 है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन 3 है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन 1 है अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन 2 है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन 3 है प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन 4 है अहंगमन्यता। तो 10 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन 2 वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3 यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन 4 यह समय बिताने का एक सुखद तरीका। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर है वह ऑप्शन 4 यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं जो है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो ऑप्शन 1 है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन 3 है सही जवाब क्या है। ऑप्शन 4 है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो 12 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 है परियोजना विधि। ऑप्शन 1 है परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना रैंकिंग। ऑप्शन 2 है करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। ऑप्शन 3 है थीमेटिक इकाइयाँ नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग। ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना छात्रों की लेबलिंग। तो 13 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। ये काफ़ी प्रगतिशील शिक्षा का जो काफ़ी अच्छा विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन 1 है जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन 2 है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन 3 है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन 4 है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। तो 14 का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 है सही, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन 1 है उनका विकास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। ऑप्शन 2 है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ऑप्शन 3 है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन 4 है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो 15 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 4, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन 1 है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन 2 है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन 3 है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन 4 है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं।
तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। ऑप्शन 1 है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऑप्शन 2 है स्त्री लक्षणों वाले और पुरुष को संदर्भित करता है। ऑप्शन 3 है में आमतौर पर माने गए पुरुषों और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ऑप्शन 4 है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो 17 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3 सही है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुषों और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन 1 है ट्यूशन, ऑप्शन 2 है मीडिया, ऑप्शन 3 है समाजीकरण, ऑप्शन 4 है संस्कृति। तो 18 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ट्यूशन जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि ऑप्शन 1 है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। ऑप्शन 2 है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन 3 है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन 4 है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। 19 का जो है 2 है जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन 1 है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन 2 है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन 3 है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन 4 है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन के दोनों का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन 1 है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन 2 है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन 3 है बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन 4 है आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो ऑप्शन 21 का जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन 2, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 1 है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन 2 है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन 3 है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन 4 है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। तो 22 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23, बच्चों में प्रतिभाशालीता खाली स्थान के कारण हो सकती है। ऑप्शन 1 है एक अनुशासित दिनचर्या। ऑप्शन 2 है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ऑप्शन 3 है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन 4 है सफल माता पिता। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन 1 है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन 2 है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन 3 है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन 4 है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो 24 का जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 सही है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन 1 है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ऑप्शन 2 है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। ऑप्शन 3 है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन 4 है उनके प्रति स्नेही के नाता होने पर। तो 25 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शन 1 है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऑप्शन 2 है एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन 3 है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन 4 है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो 26 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये एक उपयुक्त तरीका नहीं है अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने का, बाकी सब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन 1 है प्रत्यास्थी हैं। ऑप्शन 2 है विकलांग हैं। ऑप्शन 3 है डिसलेक्सिक हैं। ऑप्शन 4 है सृजनात्मक हैं। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सही है 4 सृजनात्मक। ऑप्शन 4 जो है सही नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गड़बड़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन 1 है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन 2 है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। ऑप्शन 3 है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन 4 है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो 28 का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 1 सही है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। निम्नलिखित में से अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है। ऑप्शन 1 है उत्तेजना। ऑप्शन 2 है स्मृति। ऑप्शन 3 है डर। ऑप्शन 4 है ध्यान। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 डर जो है एक संवेग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट प्रश्न है। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन 1 है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन 2 है बच्चे दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। ऑप्शन 3 है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन 4 है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 3 सही है। बच्चों का जवाब है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों को शेयर करें जो सीटेट और जेटेट का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।